नमस्ते बच्चों, मैं सपना जैन आपको क्लास 11th हिंदी आरोह भाग 1 का पाठ 6 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है स्पीति में बारिश और इसके लेखक हैं कृष्णनाथ जी। तो चलिए शुरू करते हैं लेखक के जीवन परिचय से। इनका जन्म सन 1934 में हुआ। कहाँ हुआ? तो वाराणसी में हुआ। वाराणसी कहाँ आता है? तो उत्तर प्रदेश में आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं लद्दाख में राग विराग, किन्नर धर्मलोक, स्पीति में बारिश, पृथ्वी परिक्रमा, हिमालय यात्रा, अरुणाचल यात्रा, बौद्ध निबंधावली, हिंदी और अंग्रेजी में कई पुस्तकों का संपादन। ये सभी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। इनको सम्मान मिला है, लोहिया सम्मान से सम्मानित किया गया है। कृष्णनाथ के व्यक्तित्व के कई पहलू हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए के बाद उनका झुकाव समाजवादी आंदोलन और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बताते हैं कि श्री कृष्णनाथ जी हैं, इनके व्यक्तित्व के क्या है, बहुत सारे पहलू हैं। और काशी विश्वविद्यालय से इन्होंने क्या है, अर्थशास्त्र विषय में एमए की उपाधि प्राप्त की। और उसके बाद इनका झुकाव क्या है, समाजवादी आंदोलन की ओर और बौद्ध दर्शन की ओर हो गया। बौद्ध दर्शन में उनकी गहरी पैठ है। वे अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और बोलते हैं कि बौद्ध दर्शन के प्रति इनकी गहरी आस्था है। वे क्या है, अर्थशास्त्र के विद्वान हैं और काशी विद्यापीठ में इसी विषय के प्रोफेसर भी रहे। और बताते हैं कि इन्होंने क्या है, काशी विद्यापीठ है, यहाँ पर प्रोफेसर के पद पर कार्य किया। अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाओं पर उनका अधिकार है, मतलब अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही भाषाओं पर इनका समान अधिकार है, मतलब दोनों ही भाषाएं बहुत अच्छे से जानते हैं। और दोनों को पत्रकारिता से भी उनका झुकाव रहा और दोनों ही भाषाओं के कारण इनका पत्रकारिता से भी जुड़ाव हो गया। हिंदी की साहित्यिक पत्रिका कल्पना के संपादन मंडल में वे कई साल रहे। और बताते हैं कि हिंदी की जो साहित्यिक पत्रिका है, कौन सी? कल्पना। तो कल्पना का जो संपादक कार्य है वह भी इन्होंने किया। अंग्रेजी के मैनकाइंड का कुछ वर्षों तक संपादन भी किया। और अंग्रेजी की जो पत्रिका है मैनकाइंड, इसका संपादन का कार्य भी इन्होंने ही किया। राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन की प्रक्रिया से गुजरते गुजरते वे बौद्ध दर्शन की ओर मुड़े। बताते हैं राजनीति, पत्रकारिता और अध्यापन का जो कार्य है उसको करते करते वो दर्शन की ओर, जो बौद्ध दर्शन है उसकी ओर मुड़े, मतलब वहाँ पर उनका रुझान हो गया। भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर उन्होंने नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा का अध्ययन शुरू किया। और भारतीय और तिब्बती आचार्यों के साथ बैठकर इन्होंने क्या किया, जो नागार्जुन के दर्शन और वज्रयानी परंपरा थी, हीनयान वज्रयानी ऐसी दो परंपराएं होती हैं, उनका अध्यापन का कार्य किया, मतलब पढ़ा, अध्ययन किया, अर्थात पढ़ाई की। भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ चिंतन मनन शुरू किया तो कृष्णनाथ भी उसमें शामिल थे। और बताते हैं कि भारतीय चिंतक जे कृष्णमूर्ति ने जब बौद्ध विद्वानों के साथ इसका चिंतन मनन किया तो ये भी उन्हीं के साथ शामिल थे। बौद्ध दर्शन पर कृष्णनाथ जी ने काफ़ी कुछ लिखा है। और बताते हैं कि जो बौद्ध दर्शन है उसके ऊपर श्री कृष्णनाथ जी ने बहुत सारा कुछ लिखा भी है। आगे बताते हैं कि इतना कुछ करने के बावजूद कृष्णनाथ जी की सृजन आकांक्षा पूरी नहीं हुई, मतलब जो निर्माण की आकांक्षा थी, इच्छा थी, वह पूरी नहीं हुई। इसलिए वे यायावर हो गए। एक यायावरी तो उन्होंने वैचारिक धरातल पर की थी, दूसरी सांसारिक अर्थ में, मतलब बता रहे हैं कि यायावरी मतलब एक प्रकार की यात्रा ही होती है। तो वो एक तो उन्होंने क्या है, धरती पर की, विचारों की धरातल पर की, और दूसरी संसारिक अर्थ में की। उन्होंने हिमालय की यात्रा शुरू की और उन स्थलों को खोजना और खंगालना शुरू किया। सबसे पहले इन्होंने हिमालय की ओर यात्रा की और वहाँ के जितने भी स्थल थे उनको खोजना प्रारंभ किया, जो बौद्ध धर्म और भारतीय मिथकों से जुड़े हैं। फिर जब उन्होंने इस यात्रा को शब्दों में बांधना शुरू किया तो यात्रा वृत्तांत जैसी विधा अनूठी विलक्षणता से भर गई। और बताते हैं कि जैसे ही
इन्होंने यात्रा शुरू की और यात्रा शुरू करते ही इनकी रचना में जो यात्रा वृत्तांत विधा है गद्य की, उसकी विलक्षणता भी देखती बनती है। कृष्णनाथ जहाँ की यात्रा करते हैं वहाँ वे सिर्फ पर्यटक नहीं होते बल्कि एक तत्ववेता की तरह वहाँ का अध्ययन करते चलते हैं। और बताते जहाँ जहाँ भी यात्रा करते थे तो सिर्फ ये यात्रा करने वाले पर्यटक की तरह, यात्री की तरह नहीं होते थे, बल्कि क्या है, एक तत्व को जानने वाले की तरह अध्ययन करते थे। पर वे सूक्ष्म अध्ययन नहीं करते बल्कि उस स्थान विशेष से जुड़ी स्मृतियों को उघाड़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि छोटा मोटा अध्ययन करते हो, बल्कि एक एक चीज को याद भी रखते हैं और एक एक परत उसकी खोल लेते हैं याद रखने के लिए। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद क्या हुआ, तो ऐसे करते करते बहुत सारी जानकारी इनके पास लग जाती है। ये वे स्मृतियाँ होती हैं जो इतिहास के प्रभाव में सिर्फ स्थानीय होकर रह गई हैं, लेकिन जिनका संपूर्ण भारतीय लोकमानस से गहरा रिश्ता रहा है। मतलब ये ऐसी यादें हैं जो इतिहास के प्रभाव में क्या है, सिर्फ स्थानीय होकर ही रह गए, वहाँ के लोग ही जानते हैं और बाकी लोग नहीं जानते हैं। और संपूर्ण भारतीय जो लोकमानस है उससे इसका पूरा गहरा रिश्ता, क्योंकि भारत हमारा पूरा है तो भारत की हर चीज़ से हमारा पूरा रिश्ता भी है, नाता भी है। पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर दुपक कर बैठी वह स्मृति मानो कृष्णनाथ की प्रतीक्षा कर रही हो। और बताते हैं कि पहाड़ के किसी छोटे बड़े शिखर पर छुप कर बैठी वह भूली हुई सी याद मानो श्री कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हो, इंतजार कर रही हो कि वे आएं, उसे देखें और उसके बारे में लिखकर उसे जनमानस के पास ले जाएं। आगे बताते हैं कि कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत स्थान विशेष से जुड़े होकर भी भाषा, इतिहास, पुराण का संसार समेटे हुए है। मतलब इनका जो यात्रा वृत्तांत है इसमें आप भाषा, इतिहास, पुराण सभी को एक साथ देख सकते हैं, क्योंकि ये सभी इसमें सम्मिलित हैं। पाठक उनके साथ दुखद खुद यात्रा करने लगता है। मतलब यदि पाठक इस चीज़ को पढ़ता है तो ऐसा लगता है मानो कृष्ण नाथ के साथ वो सभी क्या कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं। वे लोग जो इन स्थानों की यात्रा कर चुके होते हैं वे भी अगर कृष्णनाथ के यात्रा वृत्तांत को पढ़ेंगे तो उन्हें कुछ नया लगेगा। मतलब कुछ यात्रा कर चुके लोग होते हैं और वो इस रचना को, यात्रा वृत्तांत को पढ़ते हैं तो भी उनको क्या है, कुछ नया ही मिल जाता है। उन्हें महसूस होगा कि उनकी पुरानी यात्रा अधूरी थी और कृष्णनाथ की यात्रा वृत्तांत को पढ़कर वह पूरी हुई। अब यहाँ पर है स्पीति में बारिश। पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। बता रहे हैं कि ये जो स्थान है वह क्यों भिन्न है, तो भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण भी भिन्न है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पे बता रहे किस किस चीज़ का इन्होंने वर्णन किया है, तो जनसंख्या का, फसल का, जलवायु का, भूगोल का, जो क्या है आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। और पाठ में क्या है, जो वहाँ पर लोग रहते हैं तो उनके लिए क्या क्या कठिनाई होती हैं, क्या क्या समस्याएं होती हैं और वो किस समस्याओं से भरे होते हैं उसका भी वर्णन किया गया है। कुछ युवा पर्यटकों का पहुंचना स्पीति के पर्यावरण को बदल सकता है। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए उनका आना वहां बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। ये सब यहाँ पर बताया। अब हम चलेंगे पाठ की सार की ओर। आखिर पूरे पाठ में बताया क्या गया है, लेखक यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं।
स्पीति में बारिश पाठ एक यात्रा वृत्तांत है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक एवं प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है, मतलब अलग है। लेखक ने इस पाठ में स्पीति की जनसंख्या, ऋतु, फसल, जलवायु तथा भूगोल का वर्णन किया है, जो परस्पर एक दूसरे से संबंधित हैं। पाठ में दुर्गम क्षेत्र स्पीति में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन का भी वर्णन किया गया है। अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं कि स्पीति हिमालय प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है। जो स्पीति जगह है वह हिमालय प्रदेश का जो लाहौल स्पीति है उस जिले का क्या है, तहसील है। स्पीति क्या है, इस लाहौल जिले की तहसील है। उल्लेखनीय घटनाओं तथा मानवीय गतिविधियों के अभाव के कारण इसका इतिहास में कोई जिक्र नहीं किया गया है। और बताते हैं इन घटनाओं में मानवीय गतिविधियों के अभाव के कारण इस का जो इतिहास है हमारा, उस इतिहास में कोई भी वर्णन नहीं किया गया है, कोई भी चर्चा नहीं की गई है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे दर्रे तथा कठिन रास्ते पर्यटकों को आकर्षित करने में असमर्थ है। मतलब यहाँ पर जाना होता है तो यहाँ के जो रास्ते हैं वह कैसे कठिन हैं, तो और ऊंचे ऊंचे यहाँ के दर्रे हैं, तो लोग वह क्या है वहाँ जाने की सोचते नहीं हैं। यहाँ संचार तथा परिवहन की आधुनिक सुविधाओं का अभी तक विकास नहीं हुआ है। और बताते हैं कि यहाँ पर जो संचार के साधन हैं, परिवहन हैं, वो क्या हैं, सुविधाओं के लिए अभी तक विकसित नहीं हुए हैं। यहाँ के लोग शेष दुनिया से कटे हुए हैं। मतलब यहाँ पर रहने वाले लोग शेष दुनिया से क्या हैं, हटके हैं। स्पीति की भौगोलिक स्थिति कुछ इस प्रकार है कि प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल में ब्रिटिश शासक तक यह स्वतंत्र रही है। मतलब बताते हैं कि जो यहाँ की भौगोलिक स्थिति है कुछ अलग है। कैसे अलग है, प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल मतलब बीच के काल में ब्रिटिश शासन तक यह स्वतंत्र रही। स्पीति में जनसंख्या लाहौल से भी कम है। मतलब स्पीति तहसील है तो और लाहौल जिला है, तो लाहौल की अपेक्षा स्पीति में जनसंख्या कम है। यहाँ की जनसंख्या प्रति वर्ग मील 4 से भी कम है। अंग्रेजों के शासनकाल में स्पीति का शासन एक नौनो द्वारा चलाया जाता था। नौनो वहाँ के स्थानीय शासक को कहा जाता था। नौनो किसे कहते थे, तो स्थानीय जो शासक होता था या राजा होता था उसे ही हम नौनो कहते थे। इसका अधिकार क्षेत्र केवल द्वितीय दर्जे के मजिस्ट्रेट के बराबर था, लेकिन स्पीति के लोग इसे ही अपना राजा मानते थे। राजा के न होने पर वे दमयंती जी को रानी मानते थे। जो नल दमयंती की कहानी है तो उसमें भी एक दमयंती रहती है, ऐसी यहाँ पर भी दमयंती जी हैं, उन्हीं को ये रानी मानते थे। 1873 के पास हुए स्पीति रेगुलेशन के तहत लाहौल और स्पीति को विशेष दर्जा दिया गया। और 1873 में क्या हुआ, जो स्पीति है उसको रेगुलेशन के तहत लाहौल और स्पीति दोनों को ही क्या है एक विशेष प्रकार का स्थान दिया गया। ब्रिटिश भारत के अन्य कानून यहाँ नहीं लागू होते थे। ब्रिटिश सरकार के जो दूसरे कानून नियम बनते थे वो यहाँ पर लागू नहीं होते थे। रेगुलेशन के अधीन प्रशासन के अधिकार नौनों को दिए गए, जिसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे फौजदारी के मुकदमों का फैसला करना भी शामिल था। जो अधिकार दिए गए थे उसमें मालगुजारी इकट्ठा करना और छोटे छोटे जो फौजदारी के मुकदमे होते थे उनका फैसला यही किया करते थे। उसके ऊपर के मामले वह कमिश्नर के पास भेज देता था। स्पीति 31.42 और 31.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। यह चारों ओर से ऊंचे ऊंचे पहाड़ों का कैदी है। मतलब यह ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से चारों ओर से घिरा हुआ है। ऐसा लगता है जैसे ये कैदी हो। इन पहाड़ों की औसत ऊंचाई 18,1100 फीट है। मतलब 18,1100 फीट है। यह पहाड़ों से पूरब में तिब्बत, पश्चिम में लाहौल है। और यह जो पहाड़ है वह पूरब से तो तिब्बत है और पश्चिम से लाहौल है। दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से अलग करते हैं। इसकी मुख्य
घाटी इसी नाम की स्पीति नदी की घाटी है और इसकी जो मुख्य घाटी है वह स्पीति नदी की घाटी ही कहलाती है। स्पीति पश्चिम हिमालय में लगभग 16,1100 फीट को ऊंचाई से निकलकर पूरब में तिब्बत में जाती है। मतलब इतनी ऊंचाई से निकल करके यह क्या है, पूरब में तिब्बत की ओर जाती है। वहाँ से स्पीति में आती है। स्पीति में 8-9 महीने बर्फ़ पड़ती रहती है, मतलब 9 महीने तक यहाँ पर बर्फ़ गिरती है, जिसके कारण यहाँ के लोग शेष दुनिया से कटे हुए रहते हैं और यही कारण है कि यहाँ के लोग क्या है, शेष दुनिया से अलग रहते हैं। अधिक ऊंचाई वाले चोटियों से घिरे रहने के कारण मानसून यहाँ नहीं पहुँचता है और ये क्या है, अधिक ऊंचाई वाले जो चोटियाँ हैं उनसे घिरे रहते हैं और इसी कारण से मानसून यहाँ पर भी नहीं पहुँच पाता है, जिससे वर्षा ना के बराबर होती है और यही कारण है कि यहाँ पे वर्षा क्या है, ना के बराबर ही होती है, क्योंकि 9 महीने तक तो बर्फ़ ही गिरती रहती है तो वर्षा बहुत कम हो पाती है। यहाँ मुख्यतः 2 ऋतुएं होती हैं, बसंत तथा शीत ऋतु। यहाँ पर ऋतुएं भी 2 ही होती हैं, एक तो बसंत ऋतु, दूसरी शीत ऋतु। बसंत ऋतु कम दिनों का होता है। इस ऋतु में ना तो यहाँ फूल खिलते हैं और ना ही हरियाली आती है। दिसंबर से मई तक यहाँ ठंड का मौसम होता है। इस समय यहाँ के नदी नाले सब जम जाते हैं, मतलब इतनी ठंडी पड़ती है और बर्फ़ गिरने के कारण यहाँ के जो नदी नाले होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, बर्फ़ के कारण जम जाते हैं। और हवाएं तेज चलती हैं। लकड़ी की कमी के कारण घर को गर्म रख पाना मुश्किल होता है, क्योंकि लकड़ी का अभाव होता है तो आग कैसे जलाएं और आग नहीं चलेगी तो गर्माहट कैसे लें, तो मुश्किल होता है। साल में एक ही फसल की खेती होती है। जौ, गेहूँ, मटर तथा सरसों यहाँ उपजाई जाने वाली मुख्य फसलें हैं। वर्षा की कमी के कारण फल नहीं उगाए जाते और वर्षा की कमी होने के कारण यहाँ पर फल भी उत्पन्न नहीं होते। स्पीति में माने श्रेणी की ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। इन श्रेणियों में बौद्ध लामा मंत्रों का जाप किया करते हैं। यह तो एक श्रेणी की किसी चोटी की ऊंचाई तो एक नहीं होगी, इसमें जो छोटी छोटी चोटियां हैं उनकी ऊंचाई भी 17,000 फीट की ऊंचाई से अधिक है। कई गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट से ऊंचे बसे हैं, मतलब वहाँ पर हैं। एक या दो 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। यह मध्य हिमालय है जहाँ स्पीति स्थित है। इन श्रेणियों में बौद्ध लामा मंत्रों का जाप किया करते थे। इस प्रकार स्पीति में बारिश का होना सुखद संयोग माना जाता है, मतलब जब यहाँ पर बारिश होती है तो सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि चलो यहाँ पर बारिश हो गई। लेखक के यात्रा के दौरान भी एक दिन संयोग से वर्षा होती है, मतलब एक दिन जब लेखक पहुंचता है तो वहाँ पर संयोग से क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है तथा वहाँ के निवासी उनकी यात्रा के शुभ मानते, मतलब वहाँ के लोग समझते हैं कि आपके आने से बारिश हुई तो आप यहाँ के लिए क्या हैं, शुभ हैं। बहुत दिनों के बाद स्पीति में बारिश हुई थी और बहुत दिनों बाद क्या है, स्पीति में बारिश हुई थी। अब आते हैं पाठ के साथ प्रश्न अभ्यास पर। सबसे पहला प्रश्न है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? तो इसका उत्तर है कि स्पीति की भौगोलिक तथा प्राकृतिक स्थितियां ऐसी नहीं कि लोग वहां खुलकर जीवन यापन कर सकें। यहाँ वर्षा नाम मात्र के लिए ही होती है तथा लगभग 8-9 महीने बर्फ पड़ती रहती है। परिवहन तथा संचार के साधनों का अभाव भी पाया जाता है। इस कारण से यह इसका जो वर्णन है वह कम मिलता है और नहीं के बराबर ही है। इतिहास में आने के लिए ऐसी उल्लेखनीय घटनाओं तथा परिस्थितियों का होना जरूरी है और इतिहास में यदि हमें आना है तो हमें क्या है, उनकी घटनाओं का, परिस्थितियों का पता चलना चाहिए, तभी वह क्या है, सबकी सुर्खियों में आता है, जिसकी यहाँ कमी है। यही कारण है कि इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता है। अगला प्रश्न है कि स्पीति के लोग जीवन यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं?
तो इसका उत्तर है कि स्मृति के लोगों को जीवन यापन के लिए अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। संचार तथा परिवहन के आधुनिक साधनों के अभाव के कारण ये अभी तक कई जगहों से कटे हुए हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर संचार का माध्यम है और ना ही यात्रा करने के लिए संसाधनों का ही पूरा उपयोग अच्छे से हो पाता है। मानसून के ना पहुंचने के कारण यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। मानसून नहीं पहुंचती है तो बारिश भी नहीं होती है। यहाँ केवल साल में एक ही फसल उगाई जा सकती है। लकड़ी भी नहीं है कि घर गर्म रख सकें। वर्षा के अभाव के कारण यहाँ फल नहीं उगाए जाते। इस प्रकार यहाँ विकास के अभाव में रहने योग्य परिस्थितियाँ नहीं है कि लोग बाग वहाँ पर रह सकें, क्योंकि हमारे जीवन यापन के लिए हमें खाना, पानी पीना और उसके लिए हमें फसल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इनका यहाँ पर अभाव है। अगला प्रश्न है, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने तंत्र के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? तो इसका उत्तर है, लेखक को पूरा विश्वास है कि माने श्रेणी का नामकरण बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर ही हुआ है। बौद्धों के माने मंत्र का महात्म्य है ओम मणि पद्मे हूँ। मंत्र का जाप बहुत अधिक हुआ है, इसलिए लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने तंत्र के नाम पर करने के पक्ष में हैं, अर्थात मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में ही हैं। प्रश्न नंबर 4, ये माने की चोटियाँ बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। इस पंक्ति के माध्यम से लेखक ने युवा वर्ग से क्या आग्रह किया है? माने की चोटियों पर बड़ी उम्र के बौद्ध लामा निवास करते हैं जो माने मंत्रों का जाप करते हैं। इनके तप करने से चोटियों में गंभीर और उदासी का वातावरण बन गया है। यहाँ चहल पहल तथा खुशी का माहौल दिखाई नहीं देता है। इसलिए लेखक ने युवाओं से आग्रह किया है कि वे आगे आएं तथा खेल और गतिविधियों को बढ़ावा दें, जिससे यहाँ प्रसन्नता और हर्ष का संचार हो सके और जो उदासी है वह दूर हो सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, वर्षा यहाँ एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? तो इसका उत्तर है, लेखक की यात्रा के दौरान महसूस करता है कि स्पीति में वर्षा नाम मात्र के लिए होती है। उसने जब यात्रा की और यात्रा में देखा कि यहाँ पर तो बारिश नाम के लिए ही होती है। मानसून के ना पहुँच पाने के कारण वर्षा की कमी होती है। कभी कभार ही वर्षा होती है, जिससे लोग शुभ मानते हैं और सुखद संयोग भी समझते हैं। अगला प्रश्न है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? मतलब अन्य जो पर्वतीय स्थल हैं उनकी उसकी अपेक्षा अलग क्यों हैं? तो इसका उत्तर है, स्पीति अन्य पर्वतीय स्थलों जैसे कुल्लू मनाली तथा कश्मीर से अनेक प्रकार से भिन्न है, अलग है। यहाँ के पहाड़ों की ऊंचाई अन्य पर्वतों की अपेक्षा बहुत अधिक और दुर्गम है, मतलब कठिन है। यहाँ के पर्वतों पर अधिकतर बर्फ जमी रहती है तथा नाम के लिए वर्षा होती है, जबकि अन्य पर्वतीय स्थलों पर हरियाली है तथा वर्षा भी अधिक होती है। अन्य पर्वतीय स्थलों में विभिन्न प्रकार के फल और सब्जियां उगाई जाती हैं, जबकि स्पीति में केवल मटर और सरसों की सब्जी उगाई जाती है। यहाँ कोई फल नहीं होते। अन्य पर्वतीय स्थल पर्यटकों से भरे होते हैं, जबकि यहाँ वीरानी छाई रहती है। यहाँ के लोग शेष दुनिया से कटे हुए हैं, अलग ही दिखाई देते हैं। यहाँ संचार तथा परिवहन के आधुनिक संसाधनों का अभाव भी है, जबकि अन्य पर्वतीय क्षेत्र विकसित हैं। वहाँ पर पर्याप्त संचार के साधन भी हैं, जिससे लोग आना जाना कर पाते हैं, बातचीत कर पाते हैं। अब है पाठ के आसपास से प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है कि स्पीति में बारिश का वर्णन एक अलग तरीके से किया गया है। आप अपने यहाँ होने वाली बारिश का वर्णन कीजिए कि आपके यहाँ पर बारिश कैसे होती है। इसका उत्तर है, जब हमारे यहाँ ग्रीष्म ऋतु की पहली बारिश होती है तब धरती पर बारिश की बूंदों के पड़ते ही मिट्टी में सौंधी महक निकलती है, मतलब कि एक अलग ही सुगंध आती है पहली बारिश की जब बूंदें पड़ती हैं। बारिश के होने से वातावरण में हरियाली छा जाती है और जैसी बारिश होने लगती है तो पूरे वातावरण में क्या होती है,
हरियाली छा जाती है। मैदानी इलाकों में पानी जमा हो जाता है। हम सभी इस बारिश में नहाकर प्रफुल्लित हो उठते हैं, क्योंकि पहली बारिश होती है तो सभी का मन मचलता कि हम नहाएं। और जो मोर वगैरह होते हैं, जैसी बादलों को उमड़ते घुमड़ते देखते तो उनको लगता कि हम भी खूब सारा नाचें। काले घुमड़ते बादलों की आंख में चोली दिन भर चलती रहती, कभी बादल छाते, कभी बरसते, कभी चले जाते। वृक्ष की पत्तियां खिल उठती हैं और चारों तरफ हर्ष और आनंद दिखाई देता है। अब है स्पीति के लोगों और मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जीवन की तुलना कीजिए। किनका जीवन आपको अच्छा लगता है और क्यों? तो इसका उत्तर है कि स्पीति के लोग तथा मैदानी भागों में रहने वाले लोगों के जनजीवन में बहुत अधिक अंतर होता है। हमें मैदानी भागों में रहने वालों का जीवन अधिक अच्छा लगता है, जिसके निम्नलिखित कारण हैं। नंबर 1, स्पीति के लोग बाहर की दुनिया से लगभग कटे हुए हैं। उनका जीवन स्वयं तक सीमित है, जबकि मैदानी भागों में रहने वालों के लिए बाहरी दुनिया से संपर्क रखना आसान होता है। इसका कारण संचार तथा परिवहन की आधुनिक सुविधाओं का विकास है। दूसरा कारण है, स्पीति में बारिश की कमी होने के कारण एक ही फसल तथा कुछ ही सब्जियां उगाई जा सकती हैं, जबकि मैदानी इलाके फसल और सब्जियों की खेती के लिए उपयुक्त होते हैं। अगला प्रश्न है, स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है। इसमें यात्रा के दौरान किए गए अनुभवों, यात्रा स्थल से जुड़ी विभिन्न जानकारियों का बारीकी से वर्णन किया गया है। आप भी अपनी किसी यात्रा का वर्णन लगभग 200 शब्दों में कीजिए। तो हमें भी अपनी यात्रा का वर्णन यहाँ पर करना है। तो कुछ दिन पहले मैंने अपने एक मित्र के साथ गंगटोक जाने की योजना बनाई। यात्रा शुरू करने से पहले हमने सारी तैयारियां कर ली, जिससे ट्रेन के टिकट से लेकर वहां ठहरने के लिए होटल की व्यवस्था शामिल थी। आखिरकार हमारी यात्रा का दिन आ ही गया। हम सब से पहले ट्रेन से सिलीगुड़ी पहुँचे, फिर वहाँ से किराए की गाड़ी से गंगटोक पहुँचे। सिलीगुड़ी से गंगटोक की दूरी लगभग 120 किलोमीटर है। वहाँ पहुँचकर हमने कुछ देर तक होटल में विश्राम किया। 2 घंटे बाद हम टैक्सी से घूमने निकले। गंगटोक का मौसम जून के महीने में बहुत ही खुशनुमा होता है। यहाँ दिन में कभी कभी फुहारों के साथ बारिश होती है, जो मन को आनंदित कर देती है। यहाँ थोड़ी थोड़ी ऊंचाई पर टोंक स्थित हैं, जैसे गणेश टोंक, हनुमान टोंक इत्यादि। यहाँ पर अधिकतर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग निवास करते हैं, मतलब जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वही यहाँ पर रहते हैं। इसी कारण यहाँ की संस्कृति में बौद्ध धर्म की झलक दिखाई देती है और यहाँ की संस्कृति में हम बौद्ध धर्म की झलक देख सकते हैं। गंगटोक साफ और सुंदर जगह है, मतलब शहर है। यहाँ पर सड़क पर गंदगी फैलाना सख्त मना है, मतलब कोई भी गंदगी नहीं फैला सकता। यहाँ पर अधिकतर लोग ईमानदार तथा कोई किसी से धोखाधड़ी नहीं करता। और यहाँ की विशेषता है कि यहाँ के लोग ईमानदार हैं और कोई किसी से धोखाधड़ी भी नहीं करता है। यहाँ की दुकानों में अधिकतर महिलाएं काम करती हुई मिली तथा हर घर के बाहर फूल पौधे के गमलों या बगीचों की सजावट दिखाई दी। हम वहाँ 3 दिन तक रुके तथा इस दौरान हमने खूब मस्ती भी की। अगला प्रश्न है, लेखक ने स्पीति की यात्रा लगभग 30 वर्ष पहले की थी। इन 30 वर्षों में स्पीति में कुछ परिवर्तन आया है, जानें, सोचें और लिखें। तो इसका उत्तर है, 30 वर्ष पहले लेखक ने जिस प्रकार स्पीति की परिस्थितियों का वर्णन किया है, मेरी सोच से वर्तमान में वहाँ कुछ परिवर्तन जरूर हुए होंगे। संचार, बिजली तथा परिवहन की सुविधाओं का विकास अवश्य हुआ होगा। पर्यटकों का आवागमन बढ़ा हो, ऐसा भी हो सकता है। अगला प्रश्न है, पाठ में से दिए गए अनुच्छेद में क्योंकि और बल्कि जैसे ही वैसे ही मानो ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे दोबारा लिखिए।
लैंप की लो तेज की, खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुँह और हाथ को जैसे छीलने लगा। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था, जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थीं। अब इसे हमें क्या करना है, हमने जो शब्द पढ़े थे, क्योंकि, बल्कि, जैसे ही, वैसे ही, मानो, ऐसे, इन शब्दों का प्रयोग करते हुए लिखना है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। क्योंकि लैंप की लो तेज की, जैसे ही खिड़की का एक पल्ला खोला तो तेज हवा का झोंका मुँह और, यहाँ पर हमने और का प्रयोग किया, हाथ को जैसे छीलने लगा। अब यहाँ पे हमने प्रयोग किया वैसे ही मैंने पल्ला भिड़ा दिया और उसकी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, बल्कि सुन रहा था। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका ऐसे आ रहा था मानो बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी। तो यहाँ पे हमने इन सब का प्रयोग किया हुआ है। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।